नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। लोकसभा चुनाव के छठे दौर का मतदान संपन्न हो चुका है। इस चरण में 8 प्रदेशों से 879 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, महबूबा मुफ्ती तक की किस्मत इस चरण में ईवीएम में कैद हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार शनिवार को 58 सीटों पर शाम को 6 बजे तक 58.82% वोटिंग हुई है। सबसे अधिक सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में 77.99% वोटिंग हुई है और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 51.35% वोटिंग हुई है। 5 फेज में 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को आखिरी चरण की 56 सीटों पर वोटिंग होनी है, यानी कि 1 जून को जो 7वें चरण की वोटिंग होगी वो 56 सीटों पर होगी। लेकिन इस बार के चुनावी माहौल में एक सवाल बीच बीच में अक्सर उठता है, उभरता है, और वो सवाल है चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर। विपक्ष और सिविल सोसाइटी के कई प्रतिनिधियों की ओर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल किए गए हैं। वो चाहे आचार संहिता लागू होने के बावजूद धर्म और जाति के जिक्र के सवाल हो, या सवाल के नाम पर किसी और प्रकार के भाषण हो, या फिर वोटिंग का जो डेटा है उसको जारी करने को लेकर सवाल हो। तमाम प्रकार के सवाल चुनाव आयोग पर उठे हैं। 2019 में इन्हीं 58 सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी, बसपा ने 4 जीती थी। इसके अलावा बीजेडी ने 4 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी, जदयू ने 3 सीटें जीती थी, टीएमसी ने 3, एलजेपी ने और आजसू ने 1-1 सीटें जीती थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इन एक भी सीटों पर भी खाता नहीं खोल पाया था। यानी कि 2019 के मुकाबले 2024 में अगर हम इन 58 सीटों का जिक्र देखें तो हो सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खाता खोले। जिस प्रकार से हम वोटिंग देख रहे हैं, कम वोटिंग हुई है। लेकिन क्या रहा यहाँ का सियासी समीकरण, हम जानेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा देता हूँ, उसके बाद में इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सर बहुत स्वागत करता हूँ। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। अनुज सिबहरे जी हमारे साथ में थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वो भी। इसके अलावा प्रखर श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले चंद्रमोहन चौबे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से कम वोटिंग देखने को मिल रही है इस बार भी, देखिए 60 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, लेकिन बाकी के चरणों को अगर हम देखें तो 60, 63, 64, 65 या 69 तक का आंकड़ा चला गया, लेकिन सबसे कम वोटिंग इसी फेज में हुई है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जनता मन बनाकर जाती है मत देने। हाँ, तो उनके मन में ये रहता है कि क्या हमें कैसे आदमी को वोट देना है, कैसी हाँ, पार्टी को देना है, किस प्रत्याशी को देना है और किस प्रकार की सरकार बनानी है। वो उस प्रकार के अपने मन के अनुसार ऐसे लोगों को चुनती है। जब वो जाएंगी मत देने तो उनके मन में ये रहेगा कि इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में जो चला है, वो कैसा रहा, इन 10 वर्षों में क्या परिवर्तन आया है। तब जब वो परिवर्तन जब देखेगी तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन कमल के बटन को दबाकर फिर से एक बार मोदी सरकार, इस आधार पर वो लोगों के बीच में जाएंगे, बटन दबाएंगे लोग। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि कम जो वोटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी है। नहीं, देखिए, ऐसा लोग कह सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कम वोटिंग हुआ है तो क्या सरकारें वापस आई हैं? ऐसा नहीं है, 4 बार में 3 बार वापस आई हैं। और देखिए, हो सकता हो कि विपक्ष से वो नाराज हो, उन लोगों के जो सही मुद्दा उन लोग नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ उन लोग झूठ, फरेब, भ्रम, धोखा, अफवाह फैला रहे हैं कि संविधान खत्म हो रहा, आरक्षण खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम है कर लेते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने फटकार लगाई ना सर उनको। चुनाव आयोग ने विपक्ष के नेताओं को नोटिस जारी किए, आपकी पार्टी को भी जारी किए हैं, एनडीए और दोनों को जारी किए हैं, दोनों पार्टी के अध्यक्षों को। उनसे ये भी कहा कि आप सांप्रदायिक भाषण न दें, आप जाति धर्म के आधार पर भाषण न दें। यहाँ तक कि कांग्रेस को यह भी सलाह दी कि आप संविधान पर गलत बयानबाजी न करें, संविधान खतरे में नहीं है ऐसे बयान न दें। अग्निवीर योजना को लेकर भी दी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या जो वोटर है, जो मतदाता है, वो मौन है, और मौन है तो क्यों है? क्या उसकी सत्ता पक्ष से नाराजगी है?
नहीं, ये बताइए सत्ता पक्ष से किस प्रकार से उनकी नाराजगी होगी? तो वोटर जो है, देश की वोटर जो जनता है जनार्दन वोटिंग करने के लिए क्यों नहीं निकल रहा है? देखिए इस फेज में जो वोटिंग हुई है शाम को 6 बजे तक का जो आंकड़ा मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं वो इलेक्शन कमीशन का डेटा है। 58.82% मतदान हुआ है। लेकिन बाकी चरणों का भी देखिए आपसे जिक्र कर लेता हूं कि 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग हुई, वहां पर 66.1% मतदान हुआ। दूसरे चरण की वोटिंग हुई 26 अप्रैल को, वहां भी 66.7% मतदान हुआ। तीसरे चरण की बात करूं तो 65.6, चौथे चरण की बात करूं तो 69.1 और पांचवें चरण की बात करूं तो 62.2। ये आंकड़ा अब तक के इलेक्शन का है, अब तक की वोटिंग का है। लेकिन अगर हम छठवें चरण की बात करते हैं तो महज 58% वोटिंग हुई है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, देखिए मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा बिल्कुल कि इसके पहले भी बिल्कुल विरोध में गया है, सत्ता पक्ष की वापसी भी हुई है। हाँ, ये हो सकता हो कि विपक्ष सही मुद्दा नहीं उसके पास है, उसके पास सिर्फ झूठ बोलना, अफवाह फैलाना है। इस वजह से उनके वोटर ही उनको मान रहे हैं कि इन लोग मुद्दों की बात करते नहीं है। इन लोग जो है जानते हैं इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जब ये अपनी उपलब्धि बताएंगे तो देश याद करेगा कि लगातार रोज नित नए भ्रष्टाचार के और लगाम नहीं लगा पाए थे। ये सब रोज घोटाले बाहर आते थे, देश में चारों तरफ बम धमाके होते थे, देश में जो है रोज आतंकवादी हमले होते थे, रोज पाकिस्तान धमकी देता था, रोज आतंकवादी धमकी देते थे। विश्व में हमारे प्रधानमंत्री को जो है देहाती दुल्हन कहा जाने लगा था। यानी कि अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ भय का वातावरण बना हुआ था, विकास की गति हमारी रुकी हुई थी, भ्रष्टाचार जोरों पर था, महंगाई 13% से ऊपर थी। ठीक है प्रखर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा जिस प्रकार से चंद्रमोहन जी दावा कर रहे हैं कि ये जो कम वोटिंग हुई है वो ना तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और ना ही सत्ता के लिए खतरे की घंटी है। आप इन कम वोटिंग को कैसे आंकते हैं प्रखर जी? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है प्रखर जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं आना चाहूंगा डॉक्टर मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रखर जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मनीष जी, मेरे विजुअल सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ प्लीज विजुअल कनेक्ट करवा दीजिए। नहीं बोलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। मैं कह रहा हूँ मैं कनेक्टेड हूँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देख पा रहा हूँ। आप कनेक्ट हैं प्रखर जी, आप कनेक्ट हैं। अच्छा मनीष जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, छठे चरण का चुनाव आज संपन्न हो चुका है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिभाषा 6 चरणों में हमको और इंडिया गठबंधन को और देश की जनता को साफ साफ स्पष्ट हो गया कि उनकी इस भाषा और परिभाषा में किस प्रकार से एक निराशा जुड़ी हुई दिख रही। देखिए मनीष जी, पहले चरण का चुनाव बीता, किस तरीके से वो हमारे देश के अल्पसंख्यक वर्ग को सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठिए मंगलसूत्र जैसे शब्दों पर वो आ गए। दूसरे चरण का चुनाव आता है, पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। तीसरे चरण का चुनाव आता है, उन्होंने देखा, मतलब ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, जो ये अंधभक्त थे, जो ये लोग भी परेशान हो गए कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने अपने आका अडानी और अंबानी को ले आए। सवाल ये नहीं प्रखर जी, सवाल ये है कि क्या जो कम वोटिंग हुई है, कम प्रतिशत वोटिंग हुई है, क्या वो सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी है, और अगर इससे विपक्ष को फायदा होगा तो कितना होगा? सवाल ये है सर। देखिए, मैं सर्च कर रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा था। चुनाव बिता अडानी अंबानी को ले आए। चौथे चरण का चुनाव हुआ, छोटे छोटे न्यूज चैनल पे जाके कहने लगे, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक वर्ग को इतनी घृणा क्यों, तो कहने लगे कि मैं जिस घर में रहता हूँ मुस्लिम लोग हुई है,
कोई किसी से कम नहीं है, सभी योद्धा हैं, दोनों तरफ से बयानबाजी हुई है। पाकिस्तान का जिक्र देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ, पीओके का जिक्र पाकिस्तान कांग्रेस की तरफ से हुआ, जितने भी जो मुद्दे उठे हैं हिंदू मुस्लिम या जो भी, वो कांग्रेस की तरफ से उठे हैं। चरण का चुनाव आता है, वो उस आज के चुनाव खत्म संपन्न हुआ है, उन्होंने इंडिया गठबंधन को मुजरा शब्द से संबोधित करा है कि मुजरा देखे वो जाकर। देखिए मैंने आपको आपके सम्मानित चैनल पे बहुत बार बैठा हूँ, मैंने एक बात बहुत स्पष्ट करी है, इस बार की जनता चुनाव लड़ रही है अंडर करंट। मैं आपको सच बता, 4 जून को भारतीय जनता पार्टी का ये किसी भी तरीके से चाहे वोटिंग कम प्रतिशत हो, हमको जितना भी वोट पड़ा है मैक्सिमम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट पड़ा है। यहाँ पर ठीक किसी भी तरीके इंडिया गठबंधन को वोट पड़ा है, देखना होगा 4 जून को। बिल्कुल ठीक है, हर एक चरणों की जब काउंटिंग होगी, हर एक चरणों पर हम फिर बैठेंगे, फिर आपसे 4 जून को फिर चर्चा करेंगे दोबारा, हम देखेंगे कि उस वक्त क्या। मैं आपके पास बिल्कुल ठीक है डॉक्टर योगेंद्र सत्येंद्र कुमार सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा जिस प्रकार से ये कम वोटिंग हो रही है, इसको लेकर कि आपका पहला पक्ष क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि कम वोटिंग हो रही है तो वो एनडीए के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतदाता बीजेपी से नाराज हैं। नहीं, इस बार की जो छठे चरण के चुनाव है, हाँ, वो मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा 2019 की तुलना में इस बार के चुनाव में वो 1% लगभग 1.5 तक यही गिरावट है। बहुत कम है जो 5 चरण के चुनाव में है। बिल्कुल, मैंने भी 2019 का पूरा आंकड़ा निकाल के देखा कि 2019 में जब छठे चरण का चुनाव हो रहा था, इन्हीं 58 सीटों पर हो रहा था, तो उस वक्त वोटिंग क्या थी, तो मैंने वो भी देखा। फिर मैंने अभी के सभी 5 चरणों को देखा तो ये पाया कि कहीं ना कहीं कम है, उससे भी कम है और इससे भी कम है, और हर एक चरणों से कम है। जी जी जी, तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब मनोयोग से लगे हैं। बाकी 5 चरणों में गर्मी का भी प्रकोप रहा, कार्यकर्ताओं में अति उत्साह के कारण बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे कि मोदी जी की सरकार तो बन रही है। अतीत में याद करिए कि 2004 में साइन इंडिया फील गुड इंडिया के नारे लगा करके पूरे देश के कार्यकर्ता और प्रत्याशी उत्साहित थे, लेकिन बूथ पर पूरी तरह से तैयारी नहीं करते थे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर गौर फरमाया और काफी हद तक इस पे देख रहे हैं कि ये छठवें चरण के चुनाव में नुकसान कम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि किसका नुकसान हो रहा है, मतदाताओं में बड़ी शांति और शालीनता है, पता नहीं चल पा रहा है कि किसको मत दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतदाता बिल्कुल एक तरीके से मौन है, लेकिन ये सभी जगह देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं मौन है तो कहीं मुखर भी है। देखिए पश्चिम बंगाल में देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग वहीं पर हुई है, तो पश्चिम बंगाल में प्रखरता से मुखरता से वोटिंग हो रही है। हाँ, इस बार पश्चिम बंगाल में साफ दिखाई दे रहा था कि भाजपा को अच्छी सीटें मिलेगी, लेकिन हाँ, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो मुखर इस नाते भी हो सकते हो कि लगता है उनका जनाधार खिसक रहा हो। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी अभियान है वो अपने हाथों में लिया। जितनी भी जनसभाएं हुई उन सभी के अगर आप भाषणों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति है जो पीएम के टारगेट पे रहा है, वो ममता बनर्जी है। किन्हीं भी भाषणों को उठाकर देखेंगे तो सर्वाधिक जिक्र उन्हीं का मिलता है। उन्होंने वहां पर अपना विकास की बात तो कही, अपनी योजनाओं की बात तो कही, लेकिन टारगेट पर हमेशा ममता बनर्जी को रखा। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो केंद्र सरकार से जो योजना लॉन्च करते हैं या जितना पैसा भेज रहे हैं वो राज्य सरकार आप तक नहीं पहुंचने दे रही है। तो यहाँ पर भी जो रवैया रहा है सरकार का या जो भी फेस रहे हैं उसको लेकर के हमेशा वो टारगेट करते रहे। लेकिन दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि बीजेपी ने जो वहां पर रणनीति अपनाई है, वहां पर जितने भी कैंडिडेट उतारे हैं, सेमी कैंडिडेट या डमी कैंडिडेट के तौर पर भी वहां पर कम से कम 2 या 3 उतारे हैं। तो क्या बीजेपी को ये डर रहा है कि जैसा हम दूसरे राज्यों में कर रहे हैं वैसा हमारे साथ भी हो सकता है, जैसे कि एमपी में किया, सूरत में किया, कि एंड टाइम पर टीएमसी हो सकता है हमारे कैंडिडेट के ऊपर दबाव बनाए? बिल्कुल, टीएमसी जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी एक मजबूत पार्टी है और
बूथ तक पहुंचने वाली पार्टी है, इसके कार्यकर्ता और मतदाता बूथ तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो इस बात का तो संदेह, शंका और भय तो होगा ही भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को। नहीं बिल्कुल, देखिए वहां पर दो तरफा रणनीति बनी है। एक तरफा तो यह है कि हम डायरेक्ट कैंडिडेट उतारे, उन्होंने जो मजबूत कैंडिडेट है जिनका नाम है वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं को उतारा है। इससे ये हुआ है कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनी। दूसरा यह है कि एक मकसद ये भी रहा है कि अगर हम वहां के स्थानीय व्यक्ति को उतारेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो वोट परसेंट है वो बढ़ जाए, या ये भी हो सकता है कि हमारा कैंडिडेट जीत जाए। तो यहाँ पर दो तरफा की रणनीति बनाई है, बाकी राज्यों में हमको देखने को नहीं मिलती है। और ये प्रधानमंत्री की रणनीति जो है मुझे लगता है कि काफी हद तक कारगर साबित होगा। हाँ। और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां से मिलने की संभावना बनेगी। बिल्कुल ठीक है, वहां का जब जिक्र छिड़ा ही है तो मैं एक और सवाल आपसे ले लेता हूं कि वहां पर जो ज्यादा वोटिंग हो रही है, सर्वाधिक वोटिंग, क्या ये उत्साह में वोटिंग हो रही है या सत्ता को हटाने की वोटिंग हो रही है? जो सत्ताधीश है 2019 में भाजपा को मतलब अच्छी सीटें आने की संभावना थी, लेकिन अति उत्साह में वो सीटें उनकी चली गई। तो उसका उन्होंने पुरजोर से जहां कमी थी पूरी तरह से तैयारी करके उस कमी को दूर करने का प्रयास किया है। और इसका देखिए 4 जून को जो आएगा रिजल्ट, उसका कितना लोगों की संभावना है सत्य साबित होगी। बिल्कुल ठीक है। चंद्रमोहन चौबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछली बार जब लोकसभा जो 2019 का लोकसभा चुनाव है, इन्हीं 58 सीटों पर जब वोटिंग हो रही थी तो बीजेपी ने सर्वाधिक 40 सीटें जीती थी। तो उस वक्त का जो चुनावी परसेंट था, वोटिंग परसेंट था, वो कुछ और रहा था। लेकिन इस बार का हम देख रहे हैं कि हर एक चरण में कम ही रहा है, 70 का आंकड़ा तो अभी तक पार ही नहीं हुआ है। लेकिन अब हम देखें कि जो कम वोटिंग हो रही है, क्या इससे सीट घटने की संभावना है या वोटिंग परसेंट में कुछ घटौती हो सकती है? जागरूक लोग हैं वो तो बाहर निकल ही रहे होंगे। और जिनको राष्ट्र में सरकार के काम का विश्वास है, जो सरकार के काम को देख रहे हैं, वो उनसे संतुष्ट है, वो वोट देने आ रहे हैं और वो वोट देंगे। और वो जानते हैं कि विपक्ष अपना रूप पिछली बार की तरह फिर अपना चुका है। पिछली बार भी ये सब झूठ का सहारा ले रहे थे, अफवाह का सहारा ले रहे थे। याद करिए आप, यही केजरीवाल जी थे दिल्ली में पिछली बार बोलते थे, 2019 के उनके भाषण आप देख लीजिएगा। जितने ये विपक्ष के नेता, अगर आप फ्लैश करेंगे 2019 में तो आप देखेंगे यही लोग बोल रहे थे, यही बात बोल रहे थे कि अगर मोदी जी आ गए भाई तो सुन लो, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर चुनाव इस देश में होगा ही नहीं, ये किसी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, ये संविधान बदल देंगे, ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, ये न्यायपालिका को खत्म कर देंगे। यानी कि ये पिछली बार भी जानते थे कि देश की जनता वो मोदी जी को पसंद कर रही है, उनके कामों को पसंद कर रही है। क्या लगता है आपको कि जो चुनाव है वो एक तरफा है, यानी कि किसी से मुकाबला ही नहीं है, या बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो बिल्कुल पूरी तरीके से चुनावी मैदान में, दूसरी पार्टियों का कोई रुख भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बीजेपी या फिर हमारी जो एनडीए है, इनके पास प्रखर जी आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसी सवाल पर मैं आऊंगा आपके पास इसी सवाल को लेकर। नहीं, वो हंसते रहे, वो ऐसे हंसेंगे और 4 जून के बाद जो है ये आपको दिखेंगे नहीं। 4 जून के बाद जो है, क्योंकि इनके नेता 2 जून को फिर जेल जा रहे हैं, अपने कुकर्मों का फल पाने जा रहे हैं। और मोदी जी अपने कर्मों के आधार पर, फल के आधार पर पुनः जो है देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, प्रखर जी मैं आऊंगा आपके पास में। चंद्रमोहन जी, क्या यही कारण है प्रखर जी कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को वोट दो ताकि मैं जेल ना जाऊं? हाँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ प्रखर जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या यही कारण था, क्या यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए ताकि मैं जेल ना जाऊं? मनीष जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे बस 20 सेकंड का वक्त दे दीजिए। बिल्कुल, आपके पास चंद्रमोहन जी को मैंने मनीष जी आपको मतलब मैंने चंद्रमोहन जी को एक कहीं और डिबेट में हम लोग बैठे हुए थे साथ में, उनको किस्सा सुनाया था, बट आपको और आपके दर्शकों को एक मैंने शेर नहीं सुनाया। मैं अपने व्यक्तित्व की शुरुआत इस बार शेर से करना था, उनकी भाषा सुनने के बाद। आपसे आज्ञा लेनी है मुझे। मनीष जी, आज्ञा है? इरशाद।
बताइए। कैसे कैसे ये मंजर अब आने लगे हैं, कैसे कैसे ये मंजर अब आने लगे हैं। लोग गाते गाते लगे हैं। चंद्रमोहन जी जैसे गाते गाते लोग अब चिल्लाने लगे हैं। हाँ। बदल डालो इस तालाब के पानी को। हाँ। क्योंकि जो ये कमल के फूल हैं हाँ। वो मुरझाने लगे हैं। ये जो कमल के फूल हैं वो मुरझाने लगे। बिल्कुल। देखिए इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 3 चीजें होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मनीष जी। जी, कौन कौन? पहला, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सच कहलवाना। देखिए ये लोग इन लोगों की बेशर्मी की पराकाष्ठा इतनी ज्यादा है। कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है, कोई मतलब इंडिया गठबंधन जैसी चीजें कुछ है ही नहीं। इनकी भाषा जिस प्रकार से इनके प्रधान नेता की भाषा जिस तरीके से बिगड़ रही है, उनको माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मंगलसूत्र, माँ से मुजरा याद आ रहा है। ये इनकी हताशा और निराशा ही तो है, और क्या है मनीष जी। अगर ये चुनाव जीत रहे हैं, ये 543 में 500 सीटें जीत रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये 400 पार करें, मैं कह रहा हूँ 500 की। ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सम्मानित हमारे चौबे जी, जो कह रहे हैं कि एक तरफा है, तो काहे यहाँ पे आके मेहनत कर रही, क्यों सड़कों पे बूथ लगा रहे? चुनाव तो आप जीत ही रहे हो ना। देखिए ये इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा। नहीं, लेकिन वो खुल के भी ये भी तो कह रहे हैं, वो तो खुल के ये भी तो कह रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। आप दिल्ली की 7 सीटों में से कितनी सीटें जीत रहे हैं? और दिल्ली क्यों, पूरे जहां जहां भी आपका गठबंधन है, जैसे कि पंजाब में आपकी सरकार है, आपका मजबूत संगठन भी है, वहां भी कितनी सीटें जीतेंगे? आप एमपी की भी बात कर लीजिए, आप यूपी की भी बात कर लीजिए, आप उत्तराखंड की भी बात कर लीजिए, उत्तराखंड में भी आपका संगठन मजबूत है। हर जिले की बात करें, हर प्रदेश की बात करें, ले रहा हूँ मैं। हाँ। देखिए 7वें चरण का चुनाव, ये 6ठे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। दिल्ली में 7 सीटों में चुनाव हुआ था। 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और एक सीट जो है जिसमें इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कन्हैया कुमार लड़ रहा है, वहां पर तो ये चल रहा है कि कन्हैया कुमार 2.5 लाख वोटों से जीत रहा है या 3.5 लाख वोटों से जीत रहा है। मैं आपको यकीन दिलवा रहा हूं, मैं आपके सम्मानित चैनल देश न्यूज पे, मनोज तिवारी, अरे मैं आपके सम्मानित चैनल देश न्यूज पर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव, ये बात आपको मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 4 जून को आपसे दोबारा 4 जून को आपसे दोबारा 4 जून को आपको जोड़ूंगा, चौकों पे बियर बेचते हुए दिखेंगे आप। बिल्कुल ठीक है, 4 जून को आपसे जरूर बात करूंगा जब मतगणना होगी, काउंटिंग होगी उस दिन। तो आखिरी सवाल मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सर आपसे जानना चाह रहा था, जिस प्रकार से दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है और जो एनडीए गठबंधन है, इनमें मुकाबला नहीं है जैसा कि दावा किया जा रहा है? मैं उत्तर प्रदेश के विशेष पर बताना चाहूंगा कि इस बार चुनाव बड़ा ही रोमांचक है कि आप अधिकांश जगहों पे देखेंगे समाजवादी पार्टी में अधिकांश बसपा के प्रत्याशी हैं, और भाजपा में भी जो प्रत्याशी खड़े हो बसपा से प्रत्याशी हैं, आए हुए प्रत्याशी हैं। बसपा पर तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बसपा तो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, बसपा तो कहीं है ही नहीं जमीन पर, ये भी तो दावा किया जा रहा है। आरोप लगना चाहिए, लगाना भाई लोगों का धर्म है, एक दूसरे पर आरोप लगाना। बिल्कुल, लेकिन उसका ये फायदा इन लोगों को ये हो रहा है, दोनों लोगों को, कि दलित वोट कौन किसके पास जाएगा। 2019 के चुनाव में 80% वोट दलितों का एनडीए को गया था। हाँ। लेकिन इस बार के चुनाव में वो इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी संबंधित जितने लोग हैं उनको भी जा रहा है। अब कितना जा रहा है ये तो नहीं, लेकिन ये एकदम से शिफ्ट नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। देखिए जो दलित वोट था, जो जाट वोट था और जो दूसरी दलित जातियां थी, वो धीरे धीरे शिफ्ट हुई है बीजेपी पर, क्योंकि वो आप जानते हैं वो कोर वोट था बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है, कहीं ना कहीं उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है जनता की, तो कहीं ना कहीं जनता भी अब अपना दूसरा प्रत्याशी तलाशने लगा, दूसरा चेहरा तलाशने लगा, दूसरी पार्टियां तलाशने लगा। कांग्रेस का शासनकाल दलितों ने देखा, अब देखिए बीजेपी का दौर दलित देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो वोट शिफ्ट हुआ है एक तरीके से। तो ये नया दौर है राजनीति का, यूपी की राजनीति में। इसी में एक बात कहना चाह रहे हैं, अम्बेडकर नगर बिल्कुल वाम सेफ के कोर लालजी वर्मा है,
वो वाम सेप से आकर के बसपा को तैयार किए, मानव कांशीराम जी के समय के चलने वाले साइकिल यात्रा करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। आज वो अंबेडकर नगर से बसपा के ही पूर्व सांसद के रूप में रितेश पांडे हैं। हाँ। वो वहां पर लड़ाई है, लेकिन 2019 के चुनाव में इनको मतलब वहां पे अंबेडकर नगर तो बसपा की मजबूत सीट रही है। 61.8 और 2019 में वोट पड़ा है। इस बार जो वोट पड़ा है 61.54 वोट पड़ा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब इस बार वोट पड़ा है, लेकिन वोट किसको जा रहा है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए ठीक है सर, अब चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपने अपने विचार रखने के लिए। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6वें दौर का मतदान संपन्न हो चुका है। इस चरण में 8 प्रदेशों से 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 जून को जब मतपेटियां खुलेगी, मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, तो पता चलेगा कि जनता ने किसे राजा चुना है और किसे अपना मत नहीं दिया है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।